देखिए आज का टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश में पढ़ने वाले हैं। देखिए गुप्त वंश में जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में चैप्टर है, उसमें इतने भी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, गुप्त साम्राज्य का जो स्थापना मतलब हुई, कैसे हुई, तो यहाँ पे बात आती है गुप्त साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ वो हुआ था आपका तीसरी सदी के अंत में। ठीक है, कब हुआ? तीसरी सदी के अंत में, तीसरी सदी के अंत में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अंत में प्रयाग के समीप कौशाम्बी में हुआ। ठीक है, प्रयाग के समीप कौशाम्बी में हुआ। तो ये देखिए जितने भी पॉइंट कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट में कहने कराए, जितने भी क्लास में कराए सब पॉइंट टू पॉइंट आपको कराता हूँ और ये सारे मोस्ट हैं, इनको आप नोट करते चलें। तो कहाँ हुआ? तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के समीप कौशाम्बी में हुआ गुप्त साम्राज्य का उदय। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गुप्त वंश की स्थापना की अगर बात करूं, गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना, तो गुप्त वंश की स्थापना जो हुई थी वो 275 ईस्वी पूर्व में लगभग में हुई थी। ठीक है, 275 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी में किसने करी थी? तो श्री गुप्त ने करी, इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तो 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, देखिए एक चीज़ और नोट कर लें, कन्नौज को महोदमया या महोदमया श्री या महोदया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कन्नौज को, कन्नौज को उस समय जाना गया है। ठीक है, कन्नौज को महोदमया श्री, महोदया श्री या आपका महोदया के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को नोट कर लें, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। उसके बाद बात करते हैं आगे चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या क्या किया और कैसे किया उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। ठीक है, इसने क्या प्रारंभ किया? इसने 319 से 320 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में क्या किया इसने? गुप्त संवत प्रारंभ किया। ठीक है, क्या क्या? गुप्त संवत प्रारंभ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसने प्रारंभ किया था 319 से 320 ईस्वी में, गुप्त संवत इसने प्रारंभ किया था। ठीक है, अगर इसकी उपाधि की बात करूं, देखिए चंद्रगुप्त की प्रथम की उपाधि, तो इसकी जो उपाधि थी, इसने जो उपाधि ली थी वो महाराज धीराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है,
महाराज महाराज धीराज। ठीक है, तो ये उपाधि इसने धारण करी थी। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए इसने, सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सॉरी सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद शासक का उसमें आता है जो पूछता है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, ये तो चंद्रगुप्त का होगा। देखिए जितने ही पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन बनते हैं और इन पॉइंट को आप नोट करते चलें। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ आगे समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त के बाद 335 में, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, ठीक है, 335 में समुद्रगुप्त शासक बना। ठीक है, 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना। ठीक है, ये क्या बना, शासक बना। किसके बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना। देखिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा था, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन कौन है आपका, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। किसने कहा था, अगर इसकी बात करूं तो किसने कहा था, ये कहा था इतिहासकार था विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, ये क्या था, इतिहासकार था। ठीक है, तो इसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। उसके बाद देखिए जितने भी पॉइंट हैं इनको नोट करते चलिए। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, अगर इसकी बात करूँ समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, वो मिलती है प्रयाग प्रसति से। ठीक है, प्रयाग प्रसति से, तो यहाँ से जानकारी मिलती है, वो मिलती है समुद्रगुप्त के विषय में। ठीक है, समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी। ठीक है, तो जानकारी मिलती है यहाँ से कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। देखिए जितने भी पॉइंट है सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलें। उसके बाद बात आती है, देखिए जो जो समुद्रगुप्त के बारे में, शासन के बारे में जानकारी जो मिलती है हमें, तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अशोक स्तंभ अभिलेख से क्या मिलती है, अशोक स्तंभ अभिलेख, अशोक स्तंभ अभिलेख। ये कहाँ है आपका, इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद में है। यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है
इसके शासन के बारे में। ठीक है, तो वहाँ से जानकारी मिलती है शासन। ठीक है, जानकारी क्या मिलती है इसके शासन के बारे में, इसका शासन कब तक रहा। ठीक है, तो इसका शासन रहा 335 से 375 ईस्वी तक। ठीक है, 375 ईस्वी तक इसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करूँ इसमें। देखिए, हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, दरबारी कवि कौन था, तो दरबारी कवि, दरबारी कवि, तो दरबारी कवि था जो वो था हरिसेन। ठीक है, दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। तो हरिसेन दरबारी कवि था किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि था हरिसेन। चलिए उसके बाद आगे इसमें बात करता हूँ। देखिए, समुद्रगुप्त की संधि जो हुई थी वो बृहद्रथ हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ पर संस्कृत भाषा में प्रशंसक वर्णन किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है। ठीक है, तो इसने जो वर्णन किया था हरिसेन ने, तो दरबारी कवि था, इसने जो वर्णन किया है तो वो उसका क्या था। देखिए, इसने जो समुद्रगुप्त के संधि हैं विग्रहिक हरिसेन ने। ठीक है, तो इसने प्रयाग प्रसति तो प्रयाग प्रसिद्धि में की जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रसिद्धि किसे कहा गया, देखिए प्रयाग प्रसिद्धि जो कहा गया है, तो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है समुद्रगुप्त के संधि बृहद्रथ हरिसेन ने। ठीक है, ठीक है, तो उसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए ये हो गया। देखिए, कई ऐतिहासिक सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान करी गई है। ठीक है, तो कई ऐतिहासिक सिक्कों पर क्या है, उस सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर ऐतिहासिक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, और इन्हें जो उपाधि दी गई है, ये उपाधि की बात करूं तो इन्हें कविराज की उपाधि दी गई है। ठीक है, काय की उपाधि दी गई थी, कविराज की, तो इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, देखिए
देखिए समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं जारी करी थी। समुद्रगुप्त ने जो करी थी 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी। ठीक है, 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी। तो स्वर्ण मुद्राएं इसने जारी करी थी। ठीक है, जारी करी थी। कौन कौन सी थी उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो एक थी आपकी जो थी वो थी गरुण। दूसरी थी आपकी अश्वमेघ। तीसरी थी आपकी व्याघ्रहंता। चौथी थी आपकी धनुधर। पांचवी थी आपकी परशु। और छठी थी आपकी वीणाधारी। ठीक है, तो इसने 6 प्रकार की मुद्राएं जारी करी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं जारी करी थी, स्वर्ण मुद्राएं थी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आगे आते हैं। आगे देखिए आगे और क्या किया इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, उत्तर भारत के उसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। नौ शासकों को पराजित किया था। ठीक है, 9 शासकों को पराजित किया था। इस विजय को दिग्विजय कहा गया था। ठीक है, इस विजय को जो कहा गया है वो दिग्विजय कहा गया है। ठीक है, दिग्विजय कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें बात आती है, देखिए जितने भी पॉइंट हैं मोस्ट हैं सभी को नोट करते चलें। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि इसमें आपको अलग से कुछ पढ़ना है या कोई गलत पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे दिग्विजय कहा गया है। उसने और क्या किया था, देखिए उसने तो इसमें तो 9 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, 9 शासकों को पराजित किया था, तो इसे दिग्विजय कहा गया था। ठीक है, उसने दक्षिणी तो उत्तर भारत था। ठीक है, ये कहा गया था आपका उत्तर भारत का। उसने दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के कितने शासकों को पराजित किया था, 12 शासकों को। ठीक है, 12 शासकों को पराजित किया। लेकिन पराजित करने के बाद भी समुद्रगुप्त ने उनका राज्य जो है वापिस कर दिया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, पराजित करने के बाद उनका जो शासन था वो उन्हें वापस कर दिया था। ठीक है, बाद राज्य उन्हें वापस कर दिया। ठीक है, वापस कर दिया। तो इस विजय को जो कहा गया है, इस विजय को जो कहा गया था धर्म विजय कहा गया था। ठीक है, इन विजय को धन विजय कहा गया था। ठीक है, इन विजय को क्या कहा गया था आपका, धर्म विजय कहा गया था। ठीक है, तो इन विजय को धर्म विजय कहा गया। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। इसमें देखिए समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा आपका विद्या का संरक्षक था। ठीक है, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ
समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ जो था वो आपका यानी कि कवि, क्या था, कवि, संगीतक, और आपका विद्या का संरक्षक था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो गया में जो बौद्ध मंदिर, मतलब श्रीलंका का शासक कौन था आपका, मेघवर्मन। ठीक है, कौन था, मेघवर्मन। मेघवर्मन कौन था, ये श्रीलंका का शासक, श्रीलंका का शासक। तो श्रीलंका का शासक था, इसने समुद्रगुप्त से बोध गया में, यानी कि बोध गया में इसने बौद्ध मंदिर की जो मांगी थी वो अनुमति मांगी थी। ठीक है, बौद्ध मंदिर की अनुमति मांगी थी। ठीक है, किससे मांगी थी, समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, ये तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम समुद्रगुप्त के मुख्य जो पदाधिकारी थे उसके बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपका समुद्रगुप्त का सारा टॉपिक जो है ये समुद्रगुप्त वाला खत्म कर दूंगा। कल आपका चंद्रगुप्त का जो बचेगा और आगे मैं इसमें आपको करा दूंगा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के मुख्य अधिकारी की बात करूं, पदाधिकारी जो थे, देखिए यहाँ पे ये भी पूछ लेता है आपका, समुद्रगुप्त के मुख्य पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी। तो मुख्य पदाधिकारी की अगर बात करूं, देखिए पदाधिकारी उनके कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, पदाधिकारी और उनके कार्य क्षेत्र क्या, देखिए जो कुमारगुप्त था पदाधिकारी, कौन था उनका, कुमारगुप्त। कुमारामात्य था। ठीक है, कुमार, इसका जो क्षेत्र था वो गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था। ठीक है, ये क्या था, गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी, गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी। ठीक है, तो सबसे बड़ा अधिकारी था। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर था वो था महादंड नायक, महादंड नायक, महादंड नायक। तो महादंड नायक जो था ये था न्यायाधीश। ठीक है, कौन था, न्यायाधीश, ये न्यायाधीश था। तीसरे नंबर पर था आपका संधि विग्राहक। ठीक है, संधि विग्राहक, ये जो था संधि एवं युद्ध का मंत्री था। ठीक है, ये तो आपका संधि एवं युद्ध का मंत्री। ठीक है, तो संधि एवं आपका युद्ध का ये मंत्री था। उसके बाद चौथा जो था इसमें पदाधिकारी वो था खाद्य त्यायकी का। ठीक है, ये जो था ये राजकीय भोजनालय का प्रमुख था। ठीक है, राजकीय भोजनालय का प्रमुख था।
ठीक है, तो ये भोज न्यायालय का प्रमुख होता था। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त के मुख्य पदाधिकारी थे और उनके कार्य क्षेत्र थे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, यहीं पर समाप्त करते हैं आज के टॉपिक को। फिर मिलेंगे कल, इसमें आगे का लेकर आऊँगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो आपका एग्जाम्स में मोस्ट है उन्हीं को मैं आपका इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।